वह चाह कर भी इस बात को भूला नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से झर-झर करके आंसू बह रहे थे। वो बहुत कोशिश कर रही थी अपने आप को रोकने से रोकने का, पर उसकी आंखों के आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसने पहली बार आद्यंत को और मायारा को इतने नज़दीक देखा था, लेकिन हर बार उसका दिल दुख जाता था। तभी उसे एक कैब मिल गया और वो कैब में बैठकर वहां से निकल गई। पूरे रास्ते उसकी आंखों से आंसू ही गिर रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी लाइफ आखिर में चाहती क्या है उससे। अभी ख्वाहिश अपने कैफे जा रही थी। ख्वाहिश की शुरू से ही एक इच्छा थी। वह हमेशा से अपना कैफे चलाना चाहती थी। इसीलिए उसने एक छोटा सा कैफे खोल रखा था। अभी वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसका कैब कैफे के सामने आकर रुका और ख्वाहिश कैब वाले को पैसे देकर कैफे की तरफ बढ़ गई। वह कैफे का डोर ओपन करके अंदर गई और सारा काम देखने लगी। कुछ देर में वहां पर एक लड़का आया जो कि दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। वह ख्वाहिश को बड़े ही गौर से देख रहा था। फिर आगे बढ़कर ख्वाहिश के नोज पर टैप करते हुए बोला, ओए झल्ली कहाँ खोई है? जैसे ही ख्वाहिश ने इस आवाज को सुना, उसने अपनी नजर उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा तो उसके सामने उसका फ्रेंड यश खड़ा था। कुछ सेकंड के लिए उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वह अभी भी बिल्कुल उदास थी। यश ख्वाहिश के चेहरे को देख बहुत ही अच्छे से पहचान गया कि जरूर उसके और उसके हस्बैंड के बीच कुछ हुआ है। वह उसके मूड को फ्रेश करने के लिए बोला, अब क्या ऐसे ही खड़ी रहेगी या फिर मुझे कॉफी भी पिलाएगी? और यह तेरे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं? क्या किसी ने तेरी किडनी चुरा ली है? यश की ऐसी बेवकूफी भरी बातें सुन ख्वाहिश उसे घूर कर देखने लगी। फिर वो कॉफी बनाकर यश के लिए लेकर आई। यश अभी भी ख्वाहिश को घूर रहा था। ख्वाहिश वहां से जाने लगी कि तभी यश ने उसका हाथ पकड़कर चेयर पर बिठाते हुए कहा, यार बैठ जा, कभी तो खुद का भी ध्यान रख ले। सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रही हैं। यश की बात पर ख्वाहिश वहीं उसके पास बैठ गई। फिर यश एक और कप लेकर आया और आधी कॉफी निकालकर उसे देते हुए बोला, ले, जरा अपने हाथ की कॉफी पीकर देख, कितना टेस्टी कॉफी बना है। यश की बात पर ख्वाहिश हंसने लगी। अब आखिर हंसे भी क्यों ना, ये कॉफी भी तो उसने बनाई है, तो भला वह उसी की कॉफी को क्यों नहीं जानेगी कि वह कैसा बनाती है। दोनों बैठकर कॉफी पीने लगे। यश ख्वाहिश का बहुत ही अच्छा दोस्त है। वह हमेशा से ही उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी रहता है। आज भी उसके आने पर ख्वाहिश के होठों पर स्माइल लाने की पूरी कोशिश करता था और अपनी बातों से ख्वाहिश के मूड को फ्रेश कर दिया। अब ख्वाहिश के होंठ पर स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ आद्यंत की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। बिल्डिंग के चारों तरफ स्पेशल गार्ड्स खड़े थे जो कि उसकी सिक्योरिटी के लिए थे। वह बिल्डिंग काफी ऊंची थी और उस बिल्डिंग के केंद्र में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, नॉमिनी इंडस्ट्रीज। बिल्डिंग के बाहर खेड्डे गार्ड्स भागते हुए आए और आद्यंत की तरफ का डोर ओपन किया। आद्यंत बड़े ही स्टाइल से कोट के बटन को बंद करते हुए कार से बाहर आया। उसकी आंखों पर ब्लैक शेड्स लगे हुए थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अपने इमोशनलेस फेस के साथ लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए ऑफिस के अंदर जाने लगा। आद्यंत के साथ उसके गार्ड्स भी थे जो कि उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके पीछे चल रहे थे। ऑफिस में इंटर करते ही सभी की नजरें आद्यंत पर जाकर ठहर गईं। गर्ल्स तो आद्यंत को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करने लगी। उन सभी के मन में आद्यंत को पाने की लालच बढ़ रहा था। वह सब आद्यंत को अपना बनाना चाह रही थी, पर उन्हें क्या पता कि यह आद्यंत आग है जिसके साथ अगर कोई खेलने की कोशिश करेगा तो वो जल जाएगा। और मायरा के साथ उसके रिश्ते को हर कोई जानता था। आद्यंत तेज कदमों के साथ वहां से सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट से होते हुए आद्यंत अपने फ्लोर पर पहुंचा और सीधे अपने केबिन में चला गया। केबिन में जाकर आद्यंत अपने चेयर पर जाकर आराम से बैठ गया। वह चेयर पर पीछे की तरफ अपने सिर को रख आंखें बंद किए बैठा हुआ था। आंखें बंद करते ही उसके सामने ख्वाहिश का आंसुओं से भरा चेहरा आ गया। ख्वाहिश की आंखों में एक अलग ही अनकहा सा दर्द था जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल था।
पर आद्यंत ख्वाहिश के दर्द को साफ महसूस कर पा रहा था। उसे खुद में ही गिल्ट सा महसूस हो रहा था। इसी कारण तो वो ख्वाहिश से अपनी नसरें भी नहीं मिल पा रहा था। अचानक ही केबिन की डोर पर नोक हुआ। आद्यंत दूसरी तरफ बैठे हुए ही कोल्ड वॉइस में बोला, कमिंग। डोर ओपन कर आद्यंत का असिस्टेंट जफर अंदर आया। वह आद्यंत के सामने एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, बहुत सी फाइल हैं, इस पर आपकी साइन चाहिए। जफर की आवाज सुन आद्यंत ने अपनी आंखें खोली और उसकी नजर जफर के चेहरे पर जाकर ठहर गई। फिर उसने फाइल की तरफ देखा और उसे ओपन कर उस पर साइन कर दिए। जफर कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, पर फिर वह वापस वहां से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जफर ने एक बार फिर से डोर पर नॉक किया और आद्यंत को ऑर्डर देने पर वह अंदर आया और फिर एक छोटा सा कागज देकर उस पर साइन कराया और चला गया। ऐसे ही करते हुए जफर कुछ ही मिनट में कई बार केबिन के अंदर आ चुका था। आद्यंत यह सब कुछ नोटिस कर रहा था। उसे याद आने लगा कि कैसे पिछले जन्म में भी अगली सुबह जब वह ऑफिस आया था तो जफर इसी तरह बार बार केबिन में अंदर बाहर कर रहा था। फिर जब आद्यंत ने पूछा था तो उसने मायरा के बारे में सब कुछ बताया था। इसलिए अंत में आद्यंत खुद जफर की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें कुछ कहना है? अगर कोई बात तुम्हें कहना है तो तुम मुझसे कह सकते हो। आद्यंत के अचानक से पूछने पर जफर हड़बड़ा गया। वह हिचकिचाते हुए अपनी नसरों को इधर उधर घुमाने लगा। आद्यंत ने एक बार फिर से जफर से पूछा तो जफर हिम्मत करके गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, वह बस, मुझे आपको मायरा मेरा मतलब है कि आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बताना है। जस्ट शट अप, शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड। जफर की बात सुन आद्यंत तेज आवाज में जफर से बोला। आद्यंत की तेज आवाज सुन एक पल के लिए जफर डर गया, पर जब उसे आद्यंत की कही बात समझ आई तो वह बिल्कुल ही हैरान रह गया और अपने मन में ही सोचने लगा कि ये आद्यंत क्या बोल रहा है। वो मायरा के लिए बोल रहा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या कहीं इसने शादी तो नहीं कर ली है? वह अभी भी कंफ्यूजन भरी नजरों से आद्यंत को देख रहा था। तुम्हें उसके बारे में जो बताना है मुझे बताओ। आद्यंत बिना किसी भाव के अपने असिस्टेंट जफर की तरफ देखते हुए बोला। जफर कुछ देर सोचा और फिर हिचकिचाते हुए एक एनवेल्प को उसकी तरफ बढ़ा दिया। आद्यंत ने एक सेकंड के उस एनवेल्प को देखा और फिर उसे ओपन किया तो उसमें मायरा और अर्जुन के साथ में कुछ फोटोज थी। जफर ये देख और भी ज्यादा हैरान रह गया कि आद्यंत ने उन फोटोज को देख कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। वो चुपचाप इस तरह बैठा रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे इस तरह बैठा देख जफर अपने मन में ही बोला, ये आद्यंत कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? उसे लगने लगा कि जरूर उसे यह सब कुछ झूठ लग रहा होगा। वही आद्यंत तो अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचने लगा था कि कैसे पिछले जन्म में भी जफर ने मायरा और अर्जुन की साथ में फोटोज लाकर दिखाई थी, पर उसने उन फोटोज को देखा तक नहीं था। इसके साथ ही साथ उसने जफर को बहुत कुछ उल्टा सीधा भी सुनाया था। हालांकि जफर और आद्यंत दोनों ही साथ में पढ़ाई किए थे और कॉलेज टाइम में भी वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। फर्क सिर्फ इतना था कि आद्यंत पहले से ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था और जफर मिडिल क्लास फैमिली से था। इसीलिए जब आद्यंत ने बिजनेस संभाला तो उसने जफर को अपना असिस्टेंट बना लिया। वह जफर की हर बातों पर आंख बंद करके विश्वास करता था, पर जब से मायरा उसकी लाइफ में आई थी तब से सब कुछ बदल गया था। जफर ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी, पर आद्यंत से उसकी कोई बातों को नहीं माना। उल्टा उसने उसे यह तक कह दिया कि तुम्हारा क्या हक बनता है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का? तुम एक असिस्टेंट हो और मैं तुम्हारा बॉस, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो। अपनी औकात में रहो। और उसने जफर को थप्पड़ मारा था और उसकी बहुत इंसल्ट की थी। जब जफर ने यह सुना था तो उसे बहुत बुरा लगा और आद्यंत के थप्पड़ ने उसे उसकी औकात दिला दी कि वह था तो उसका एक एम्प्लॉय ही ना। आद्यंत को यह सब कुछ याद आने लगा कि कैसे पिछले जन्म में धीरे धीरे उसके और जफर के बीच दूरियां बढ़ती गईं और उसकी दोस्ती खत्म होने लगी।
मायारा ने आद्यंत से जुड़े हर कोई को धीरे धीरे उससे अलग करती गई थी। अंत में आद्यंत बिल्कुल ही अकेला पड़ गया था। वह कुछ सेकंड तक उन्हीं ख्यालों में खोया रहा। वहीं सफर अभी भी कंफ्यूज्ड भरी नजरों से आद्यंत को देख रहा था। आद्यंत ने भी एक नजर जफर की तरफ देखा और चेयर पर से उठ खड़ा हो गया। ऐसे अचानक आद्यंत के खड़े होने पर जफर थोड़ा शॉक्ड हो गया। तभी आद्यंत ने अपने कदम जफर की तरफ बढ़ा दिया। यह देखकर तो अब जफर को डर लगने लगा कि कहीं आद्यंत उससे लड़ाई करने के लिए या उसे मारने करने के लिए तो नहीं आ रहा। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तक जफर ने नहीं किया था। वह बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया था। आद्यंत ने सफर को सर्द नजरों से देखा और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जफर डर गया कि आद्यंत उसे मारने आ रहा है, लेकिन उसकी उम्मीद से परे एक्सपेक्टेड झटके में जफर को हग कर लिया। जफर की तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वह अपनी जगह पर बिल्कुल जम सा गया। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर आद्यंत ने ऐसा क्यों किया। वही आद्यंत जफर को हग करें चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। जफर को भी समझ नहीं आया कि वह रिएक्ट कैसा करे। आद्यंत को सब कुछ याद आने लगा कि कैसे वह दोनों कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पर मायारा के आने के बाद से उनकी दोस्ती के बीच दूरियां बढ़ गईं। उसने जफर पर विश्वास करना ही छोड़ दिया। यह सब याद करके आद्यंत की आंखें हल्की नम हो गईं। उसने जल्दी से अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया। वहीं जफर अभी भी बूथ बना खड़ा था। तभी उसे याद आया कि यह तो वही उसका दोस्त आद्यंत है, उसका सच्चा दोस्त जिसने हमेशा उसकी हर मुसीबत में उसका साथ दिया है। उसकी लाइफ में तो कोई भी नहीं है उसके दोस्त के अलावा। यह सब याद आते ही जफर ने भी तुरंत आद्यंत के पीठ पर हाथ रख लिया और उसे वापस हग कर लिया। दोनों दोस्त कुछ सेकंड तक इसी तरह एक दूसरे के गले लगे खड़े रहे। दोनों के बीच बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि शायद उनके बीच बहुत दूरियां आ चुकी थीं। तभी जफर आद्यंत से दूर होते हुए बोला, अरे यार बस कर, मैं तेरी वाइफ नहीं हूं जो तू इस तरह से मुझसे चिपक कर खड़ा है। अगर किसी ने ऑफिस में देख लिया तो वह हमें कुछ और ही समझेगा। आद्यंत जफर की बात सुन उसे घूरने लगा तो जफर हंसते हुए बोला, अरे तू ऐसे घूर क्यों रहा है? सच ही तो बोल रहा हूं। मुझे भी लड़कियां पसंद हैं। मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझा? और वैसे भी अभी मैं बिल्कुल सिंगल हूं। अगर इस तरह से तुम यह सब काम करोगे तो मुझे कोई भी लड़की भाव नहीं देगी। ये सब बोलते हुए जफर मुंह बनाया तो आद्यंत को हंसी आने लगी। फिर दोनों एक साथ हंसने लगे। फिर दोनों हंसते हंसते एकदम से खामोश हो गए। उसे खामोशी को तोड़ते हुए आद्यंत बोला, आज शाम को चल, हम लोग क्लब चलते हैं। अचानक से आद्यंत जफर की तरफ देखते हुए बोला। जफर एक बार फिर से चौंक गया। फिर वह आद्यंत के माथे को टच करते बोला, कहीं तेरी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? मुझे लगता है कि तूने कोई नशा वशा तो नहीं कर लिया। सच सच बता, कौन सा नशा करके आया है? तेरे इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे। आद्यंत जफर के हाथ को अपने फॉरहेड से हटाते हुए हल्के गुस्से से बोला, बकवास बंद कर। मुझे क्या खुद की तरह समझ रखा है? आद्यंत की बात सुन जफर ड्रामा करते हुए बोला, ना बाबा, ना मैं तेरी तरह नहीं हूं। तू तो एक नंबर का ठरकी है। जफर की बात सुन आद्यंत तो एक बार फिर से जफर को घूरने लगा। फिर दोनों ही एक दूसरे को आंखें छोटी कर कर देखने लगे। आद्यंत ने एक बार फिर से जफर को क्लब चलने के लिए पूछा। जफर ने उसे कहा कि ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। पर आद्यंत ने भी जफर को ऑर्डर दे दिया तो इसीलिए जफर को मारना ही पड़ा और उसने भी हार मानकर हामी भर दी। शाम के करीब 7 बजे दोनों ऑफिस से निकल गए। वह दोनों सीधे क्लब जा रहे थे। यह वही क्लब था जहां यह दोनों हमेशा से जाया करते थे। जफर रास्ते में बोला, बस एक बात पूछना है, बुरा तो नहीं मानेगा ना? आद्यंत ने जफर के लहजे में हिचकिचाहट को महसूस कर लिया था। आद्यंत जफर की बात पर उसे घूरते हुए बोला, ये बॉस बॉस क्या लगा रखा है? बॉस सिर्फ मैं ऑफिस में हूं। ऑफिस के बाहर मैं तेरा दोस्त हूं। सो जस्ट चिल एंड कॉल मी आद्यंत। जफर आद्यंत की बात सुन मुस्कुराया और मुस्कुरा कर बोला, कल तेरा डाइवर्स था, क्या तूने भाभी को डाइवर्स दे दिया?
जफर का सवाल सुन आद्यंत कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं। जैसे ही आद्यंत ने ये कहा, जफर की तो हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह हैरानी से अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले बोला, रियली? उसे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि आद्यंत था जो ख्वाहिश को डिवोर्स देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। फिर अचानक से यह क्या हो गया? जफर अपनी हैरानी भरी नजरों से एकटक आद्यंत की तरफ देखता रहा। वहीं आद्यंत बिना किसी भाव के चुपचाप सामने की तरफ नजर किए हुए बैठा था। अब दोनों के बीच बिल्कुल भी कोई बात नहीं हो रही थी। दोनों बिल्कुल शांत थे। कार में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। आद्यंत सोच रहा था कि जफर उससे कुछ बोले, क्योंकि उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। पर जफर भी कुछ नहीं बोल रहा था। यह देखकर आद्यंत को यही लग रहा था कि हम लोग पहले जब साथ रहते थे तो हमारी बातें ही खत्म नहीं होती थीं, पर अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। इन पिछले कुछ सालों में कितना कुछ बदल गया, कितना बदल गया है सब कुछ। एक वह समय था कि हम एक दूसरे के साथ रहते थे और पूरा दिन कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। और एक आज का समय है। ये सब सोचकर आद्यंत अंदर ही अंदर गिल्ट से भरा गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज उन दोनों के बीच ये शांति है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण है। कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद उनकी कार एक क्लब के सामने आकर रुकी। कार के रुकते ही जफर और आद्यंत दोनों ही कार से बाहर आए और अपने कदम क्लब की तरफ बढ़ा दिया। दोनों अपने लंबे लंबे कदमों के साथ चलते हुए क्लब के अंदर चले गए। वहीं क्लब में मौजूद सारी लड़कियों की नजरें उन दोनों पर ही टिकी हुई थीं। दोनों ही दिखने में काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले थे। जो भी लड़कियां उनकी तरफ देखतीं, वो अपनी नजरें उन पर से हटा ही नहीं पातीं। आद्यंत की पर्सनैलिटी तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी, पर जफर की भी पर्सनैलिटी कोई कम नहीं थी। सभी लड़कियों की नजरें बार बार उन दोनों पर ही जा रही थीं। वहीं उन दोनों को तो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो दोनों सभी को इग्नोर कर तेज कदमों से चलते हुए बार काउंटर की तरफ बढ़ गए और दोनों वहां जाकर आराम से बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ मायरा घर पर बैठी आद्यंत का इंतजार कर रही थी। उसने आज रात भी कुछ प्लानिंग कर रखा था। उसने सोच लिया था कि आज रात वह आद्यंत को अपना बनाकर ही रहेगी। इसके लिए उसने पहले से ही सब प्रिपरेशन भी कर लिया था। उसने आज एक शैंपेन की बोतल रखी हुई थी, पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब आद्यंत नहीं आया तो मायरा उसे कॉल करने लगी, पर दूसरी तरफ रिंग जा रही थी, लेकिन आद्यंत कॉल पिक नहीं कर रहा जा। यह देखकर मायरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। आद्यंत ने उसका कॉल नहीं उठाया। वह बौखला गई। वो कुछ सेकंड तक इधर उधर घूमती रही और फिर मिरर के सामने खुद को देखते हुए वहीं सोफे पर रखा पर्स को उठाया और तेज कदमों के साथ घर से बाहर निकल गई। उसने ड्राइवर को जल्दी से कार निकालने के लिए कहा। कुछ ही देर में ड्राइवर कार लेकर आ गया। मायरा उसमें बैठकर आद्यंत के ऑफिस के लिए निकल गई। उसने सोच लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो आद्यंत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। वो आज उसकी होकर रहेगी। आद्यंत, तुम्हें तो आज मेरा होना ही होगा। जब एक बार तुम मेरे हो जाओगे तो तुम भूल कर भी उसे ख्वाहिश के करीब नहीं जा पाओगे, क्योंकि मायरा का जादू कुछ ऐसा है कि एक बार जो इसे छक लेता है वो फिर किसी और को टेस्ट करना ही नहीं चाहता। इतना तो मुझे अपने हुस्न और बॉडी पर यकीन है कि ये हर लड़कों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। फिर तुम उस ख्वाहिश को डाइवोर्स दे दोगे। उसी के बाद ही तो मैं बनूंगी मिसेस मायरा। आद्यंत नोमानी, नोमानी खानदान की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। ये सब सोचते हुए मायरा बहुत खुश हो रही थी और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने कार को अर्जेंट के ऑफिस के सामने लाकर रुका करके रुकते हैं। मायरा तुरंत डोर ओपन कर बाहर आई। वो एक नजर खड़ी होकर ऊपर आसमान को छू देने वाली ऊंची बिल्डिंग की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बड़े ही अदा के साथ अपने बालों को झटकते हुए ऑफिस के अंदर चली गई। ऑफिस में पहुंचते ही वह तेजी से चलते हुए लिफ्ट की तरफ गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बिल्कुल भी नहीं
क्योंकि मायरा यहाँ कई बार आ चुकी थी और सब उसे अच्छी तरह से जानते थे कि यह हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड है। इसलिए किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे रोक सके, और कोई भी अपने बॉस को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि सबको ही अपनी जॉब प्यारी थी। मायरा लिफ्ट से होते हुए आद्यंत के केबिन में पहुंची। वो केबिन का डोर ओपन करने लगी, पर डोर ओपन नहीं हो रहा था। यह देखकर मायरा तुरंत केबिन ओपन करने के लिए पासवर्ड डालने लगी, पर पासवर्ड रॉन्ग बता रहा था। यह देखकर मायरा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आद्यंत हमेशा ही मायरा के बर्थ डेट को ही पासवर्ड बनाता था, और यह बात मायरा को बहुत अच्छे से पता था। और आज पासवर्ड रॉन्ग बताने पर मायरा शॉक्ड हो गई थी और उसका खून खोल उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। वह 2-3 बार पासवर्ड ट्राई करती रही, पर डोर ओपन नहीं हुआ। अब मायरा को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वह दूसरी तरफ मुद्दी तो वही एक स्टाफ बैठा हुआ था। मायरा गुस्से से उसके पास चलकर गई और बोली, आद्यंत कहाँ है? मायरा को इंसल्टेड फील होने लगा। मायरा को देख वो स्टाफ जल्दी से खड़ा हुआ और बड़े ही पोलाइट वे में बोला, वो सर तो ऑफिस से जा चुके हैं। क्या ऑफिस से जा चुका है? पर फिर वह कहाँ गया? उस स्टाफ की बात सुनकर मायरा बिल्कुल ही हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आद्यंत ऑफिस से जा चुका है। अब सवाल ये था कि आखिर आद्यंत अचानक से ऑफिस से कहाँ चला गया। एक तो पहले ही उसे पासवर्ड रॉन्ग होने पर गुस्सा आ रहा था, और अब यह सुनकर कि आद्यंत ऑफिस में नहीं है, उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो तेजी से लिफ्ट से होते हुए नीचे की तरफ आने लगी, पर तभी उसे अर्जुन का मैसेज आया। अपने मोबाइल पर अर्जुन के मैसेज को देख मायरा तुरंत ही अर्जुन के फ्लोर पर पहुंची। वो तेजी से चलते हुए अर्जुन के केबिन की तरफ बढ़ी और एक झटके में केबिन का डोर ओपन कर अंदर चली गई। अर्जुन ने जैसे ही मायरा को अपने केबिन में देखा, पहले तो वो चौंक गया, पर फिर मायरा से सवाल करते हुए बोला, मायरा, तुम यहाँ मेरे केबिन में? उसका सवाल सुन मायरा बिना कुछ बोले चलते हुए अर्जुन की तरफ गई। उसके पास जाकर तुरंत उसके गोद में बैठ गई और अपने दोनों हाथों को अर्जुन के गले में लपेट लिया। मायरा को अपने इतना करीब देख अर्जुन के होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वो मायरा के गालों पर अपने इंडेक्स फिंगर को फिराते हुए बड़े ही सिडक्टिव वॉइस में बोला, क्या बात है बेबी? किस पर बिजली गिराने का इरादा है? क्या आज अपने हुस्न से मेरी जान लेने का इरादा है? मायरा की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और वह बोली, आद्यंत ने मेरी इंसल्ट की। क्या क्या उसने? अर्जुन ने गुस्से से पूछा। उसने पासवर्ड चेंज कर दिया। यह सुनकर अर्जुन हैरान हो गया और कुछ सोच कर बोला, मायरा, बेबी डोंटी वरी, हम उससे चुन चुन कर बदला लेंगे। अर्जुन की बात सुन मायरा हंसने लगी और वो अर्जुन के होठों पर अपनी उंगली फिराते हुए बड़े ही मदहोश कर देने वाले आवाज में बोली, हम बेबी, ऐसा ही कुछ समझ लो। इतना बोलकर मायरा तुरंत आगे बढ़ी और अर्जुन के होठों से अपने होठों को मिला दिया। मायरा के ऐसा करते ही अर्जुन ने कसकर उसकी कमर को पकड़ा और खुद से बिल्कुल चिपका लिया, और वो उसके होठों को पैशनेटली किस करने लगा। दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह किस किए जा रहे थे। किस करते हुए दोनों एक दूसरे की बॉडी पर अपने हाथों को घुमा रहे थे। अर्जुन मायरा के लोअर लिप्स को अपने मुंह में भरकर तेजी से सक करने लगा। वहीं मायरा अर्जुन के अपर लिप्स को शक कर रही थी। दोनों ही इस वक्त बेकाबू हो गए थे। दोनों को इस बात का भी होश नहीं था कि अभी वो दोनों ऑफिस में हैं। अर्जुन किस करते हुए ही मायरा के कपड़ों को धीरे धीरे रिमूव करने लगा। वहीं मायरा भी बेचैनी से अर्जुन की शर्ट के बटन को खोलने लगी। दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो। कुछ ही देर में मायरा ने अर्जुन के शर्ट को निकाल उसे फर्श पर फेंक दिया। अर्जुन ने भी मायरा के टॉप को निकालकर फेंक दिया। अर्जुन ने मायरा को किस करते हुए ही उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे वहीं केबिन में रखे सोफे पर लेकर गया और मायरा को सोफे पर लिटा दिया। इस बीच दोनों के होंठ एक दूसरे के होठों से चिपके हुए थे। काफी देर तक किस करने के बाद अर्जुन ने मायरा के होठों को छोड़ा
और उसके गले और कॉलर बोन पर अपने होंठ फिराने लगा और बाइट करने लगा। आह बेबी। कुछ ही देर में दोनों के बाकी के कपड़े भी फर्श पर गिरे हुए थे और वो दोनों एक दूसरे में उलझे पड़े थे और दोनों की ही बॉडी एक दूसरे से लिपटी हुई थी। दोनों के ही तेज तेज सांसों और सिसकियों की आवाजें पूरे केबिन में गूंजने लगे। दोनों ही एक दूसरे की आगोश में समाये हुए थे। मायरा की आहें उसके मुंह में ही घुट गई थीं और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें उसके गालों पर आ गईं, पर उसके चेहरे पर छाई मदहोशी बता रही थी कि उसे यह सब बहुत अच्छा लग रहा है। अर्जुन ने भी उसे देखते हुए कहा, बेबी यू आर अमेजिंग। वही ख्वाहिश अपने कैफे में ही थी और वह कैफे क्लोज करने वाली थी। वहां 2-4 कस्टमर थे। ख्वाहिश वही एक साइड चेयर पर बैठी हुई थी। तभी उसका दोस्त, जो कि उसके बगल में बैठा हुआ था, उसने पूछा, अब बता भी दे क्या बात है। तू सुबह से क्यों ऐसे मुंह लटकाए बैठी हैं? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तेरा प्यार चुरा लिया हो। ख्वाहिश उसकी बात पर उसे घूरने लगी। अच्छा, चल मुझे ऐसे घूर मत और ये बता क्या हुआ? कल तुम्हारा और आद्यंत का डाइवोर्स था ना? यश ने तुरंत ही ख्वाहिश की तरफ देखकर उससे पूछा। जैसे ही ख्वाहिश ने यश की बातें सुनी, उसे कल का दिन याद आने लगा। कल का दिन याद कर उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गईं। जिसे यश ने भी देख लिया, वह समझ गया कि जरूर इन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। यही सोचकर यश ने ख्वाहिश से कहा, यार तू इतनी उदास मत हो। यह तो तुझे पहले से ही पता था कि वह आद्यन तो मायरा को प्यार करता है, और अब अगर तुम लोगों का डाइवोर्स हो गया है तो तू इतना परेशान मत हो। हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है अभी। यश अभी बोल ही रहा था कि ख्वाहिश ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। यश ने जैसे ही ख्वाहिश की बात सुनी, वो चौंक गया। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने जो अभी सुना है वह सच है या फिर उसके कानों का धोखा। वो एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए ख्वाहिश से पूछा, यह अभी तूने क्या कहा? हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है यश। इन्होंने डाइवोर्स के लिए मना कर दिया। ख्वाहिश यश के पूछने पर तुरंत बोली। एक पल के लिए यश बिल्कुल ही चुप पड़ गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। न जाने क्यों उसे ख्वाहिश की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे तो यही लग रहा था कि आद्यंत ख्वाहिश को डाइवोर्स दे देगा, पर आद्यंत ने डाइवोर्स कैंसिल कर दिया। यह सुनकर उसे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस होने लगा, पर उसने यह ख्वाहिश को शो नहीं होने दिया। वह नहीं चाहता था कि उनकी दोस्ती पर इफेक्ट पड़े। वही क्लब में आद्यंत और जफर दोनों साथ में बैठे ड्रिंक किए जा रहे थे। आज दोनों एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय कर रहे थे। कितने दिनों बाद आज वो दोनों साथ में वक्त बिताने आए थे। दोनों ही एक दूसरे के ग्लास को टॉस करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। आज दोनों के ही होठों पर स्माइल थी। दोनों ड्रिंक करते हुए ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बातें करते हुए दोनों के होठों पर स्माइल थी। दोनों की नजर डांस फ्लोर पर गई, जहां पर लड़के और लड़कियां म्यूजिक पर मस्त होकर झूम रहे थे। यह देखकर आद्यंत और जफर को अपने पुराने दिन याद आ गए। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखें और आंखों से ही कुछ इशारा किया। फिर उन दोनों वही वाइन से भरे गिलास को उठाया और एक ही सांस में सारा पी गए। फिर दोनों ही हंसते हुए डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गए। डांस फ्लोर पर पहुंचकर दोनों साथ में डांस करने लगे। डांस करते हुए दोनों ने अपनी शर्ट को भी निकालकर फेंक दिया। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर ही टिक गईं। सारी लड़कियां तो उनकी परफेक्ट एब्स को देख घायल ही होती जा रही थीं। सभी उन दोनों को अपनी लस्ट भरी नजरों से देख रही थीं, पर इन सब बातों को इग्नोर कर दोनों अपने में ही मस्त होकर झूम रहे थे, जैसे उन्हें अभी दुनिया में किसी की कोई फिक्र ही ना हो। उन्हें यह भी होश नहीं था कि वो दोनों कहाँ पर हैं। इस वक्त दोनों ही अपनी कॉलेज लाइफ वाले दिन को याद कर इस तरह एंजॉय कर रहे थे। सारी लड़कियां उन दोनों को इस तरह से डांस करते देख शाउट करने लगी। कुछ सेकंड तक तो लड़कियां उन दोनों को देखते रहीं और फिर वह सभी उन दोनों से जाकर चिपक चिपक कर डांस करने लगी। आद्यंत और जफर भी ज्यादा ध्यान न देते हुए
उन सभी के साथ डांस करने लगे। कुछ देर डांस करने के बाद दोनों वापस से बार काउंटर पर चले गए। आद्यंत और जाफर दोनों ही अपने शर्ट को पहनने लगे। जफर आद्यंत की तरफ देख एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, तू तो आज भी उतना ही एनर्जेटिक है जितना कॉलेज टाइम में हुआ करता था। आद्यंत ने भी बड़े ही प्राउडली अपने कॉलर को उठाते हुए कहा, तो तुझे क्या लगा? शायद तुझे नहीं पता, जितनी लड़कियां कॉलेज में मुझ पर मरती थीं, आज भी उतनी ही लड़े-डिचकियां मुझ पर मरती हैं। मेरे चार चांद में कोई कमी नहीं आया है। देख जरा कैसे सारी लड़कियां मुझे देखने के लिए पागल हो गई हैं। उसकी बात सुन जफर ने एक नजर सभी लड़कियों की तरफ देखा और आद्यंत की तरफ देखते हुए बोला, अब छोड़ दे। उन्हें पता नहीं ना कि अब तू बूढ़ा है, ऑलरेडी तेरी एक वाइफ है। जफर की बात पर आद्यंत उसे घूरने लगा। आद्यंत के घूरने से जफर हंसते हुए आगे बोला, अगर तेरी यह करतूतें भाभी को पता चल जाए तो सोच तेरा क्या हाल होगा। वह तो तुझे घर में घुसने भी नहीं देगी। आद्यंत तो एक बार फिर से जफर को घूरते हुए बोला, शट अप। जफर को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। वह हंसते हुए आद्यंत को चिढ़ाते हुए आगे बोला, यार तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, एक तरफ घरवाली, दूसरी तरफ बाहर वाली। जफर की यह बातें आद्यंत को चुभ गईं। इसने उसे घूरते हुए जफर के पेट में एक जोरदार पंच मारा। आद्यंत ये क्या कर रहा है यार? तेरे पास तो दो दो ऑप्शन हैं, मुझे तो अभी एक भी नहीं मिली। अभी तो मैं बिल्कुल ही सिंगल अखंड वर्जन हूं। मुझे भी किसी के बच्चे का बाप बनना है। जफर की ऐसी बेतुकी बातों को सुनकर आद्यंत को हंसी आने लगी। वह जफर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, भूल गया कॉलेज का वो दिन? क्या हुआ था? जैसे ही आद्यंत ने ये कहा, जफर की आंखों के सामने कुछ घूम सा गया। तुरंत ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। अब उसके चेहरे पर सीरियसनेस था। न जाने वो कहाँ है। मैं इतने सालों से उसे ढूंढ रहा हूं, पर उस दिन के बाद से न जाने वो कहाँ गायब हो गई है। पता नहीं वो मुझे कभी मिलेगी भी या नहीं। यह सब बोलते हुए जफर बहुत ज्यादा मायूस लग रहा था। आद्यंत तो उसके कंधे को दबाते हुए अपने आंखों से ही उसे कुछ इशारा करने लगा। आद्यंत के इशारे को समझकर जफर ने जैसे ही अपने बगल में देखा तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी। वो जफर को अपने प्यार भरी नजरों से देख रही थी। इफ यू डोंट माइंड, कैन यू स्पेंड लस्टी वन नाइट स्टैंड विद मी? वो लड़की अपनी उंगलियों को जफर के खुले हुए सीने पर घुमाते हुए बड़े ही अदा के साथ बोली। उस लड़की की इस बात को सुन जफर ने आद्यंत की तरफ देखा तो आद्यंत हंस रहा था। जफर को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए आद्यंत को घूरा और फिर उस लड़की की तरफ देख तुरंत बोला, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जफर के ऐसा बोलते ही वो लड़की मायूस होकर वहां से चली गई। उसे लड़की के जाते ही आद्यंत तेज तेज हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, थ तू आज भी नहीं बदला। वही है जैसे कॉलेज टाइम में लड़कियां तुझे आकर प्रपोज करती थीं और तू शर्मा जाता था। किसी बाल ब्रह्मचारी की तरह तू रिएक्ट करता था, याद है? आई नो, मुझे सब याद है। और यह भी याद है कि तू भी आज तक नहीं बदला। वैसे ही जैसे तू कॉलेज में मुझे फंसाता था, आज भी तुम मुझे फंसाकर खुद बच लिया साले। तू नहीं सुधरेगा। जफर ने आद्यंत से कहा। रात के करीब 9 बजे कैब आद्यंत के बंगले के सामने आकर रुकी। डोर ओपन हुआ और ख्वाहिश कैब से बाहर आई। ख्वाहिश ने बाहर आकर सीधे बंगले की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वो अब भी बंगले के अंदर जाती, उससे पहले ही किसी ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़कर खींचा। अचानक ऐसे खींचने से ख्वाहिश पूरी तरह से डर गई और उसे अपने हाथ में भी एक तेज दर्द सा महसूस हुआ। वो पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक मिडिल एज की औरत खड़ी थी जो कि गुस्से से ख्वाहिश को घूर रही थी। ख्वाहिश उस औरत को देख थोड़ा घबरा गई और अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, मम्मी जी, खबरदार जो मुझे मम्मी जी कहा तो तुम्हारी ये जुबान खींच लूंगी मैं। वो औरत यानी कि आद्यंत की माँ रीना जी गुस्से से तेज आवाज में चिल्लाकर बोली। रीना जी की तेज आवाज सुनकर ख्वाहिश डर से कांप गई। अभी वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही रीना जी गुस्से से अपने तेज आवाज में बोली, और तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो?
मेरे बेटे के घर से गई क्यों नहीं? डाइवोर्स के बाद भी तुम यहाँ पड़ी हुई हो? मम्मी जी, हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है। ख्वाहिश धीरे से अपने कांपती हुई आवाज में रीना जी से बोली। ख्वाहिश की बात सुन रीना जी की भौहें तन गईं और वो अपनी तीखी आवाज में बोली, क्या मेरे बेटे ने तुझे डाइवोर्स नहीं दिया? पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर ऐसा क्या जादू चला दिया तूने मेरे बेटे पर, जो वो तुझ जैसी लड़की को अभी भी अपने पास रखा हुआ है? रीना जी की इतनी कड़वी बातें सुनकर ख्वाहिश कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने नम आंखों से रीना जी की तरफ देखा तो रीना जी उसे गुस्से से घूर रही थी। अभी रीना ख्वाहिश को आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही एक प्यारी सी आवाज उनके कानों में पड़ी। अरे आंटी जी, आप कब आई? मायरा अपने बड्ढे ही प्यारी सी आवाज में रीना जी से बोली। मायरा की आवाज सुनते ही रीना जी उसकी तरफ देखने लगी। अब उनके चेहरे के भाव बदल चुके थे। जहां अभी कुछ सेकंड पहले उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे, वहीं अब उनके होठों पर स्माइल थी। वो मायरा को देखकर खुशी से बोली, अरे मायरा बेटा, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। कैसी हो बेटा तुम? मैं ठीक हूं आंटी जी, आप चलिए, अंदर तो चलिए। मायरा अपने होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए रीना जी से बोली। रीना जी मुस्कुराते हुए मायरा के साथ अंदर चली गई। ख्वाहिश वहां खड़ी आंखों में आंसू लिए उन दोनों को देख रही थी। कुछ सेकंड तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद ख्वाहिश ने अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ किया और अपने कदम बंगले के अंदर बढ़ा दिया। हॉल में रीना जी और मायरा दोनों ही बैठकर हंस हंस के बातें कर रही थीं। ख्वाहिश चुपचाप से वहां से उठ गई और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी रीना जी उसे घूरते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर बोली, ओ ये लड़की कहाँ जा रही है तू? चल इधर आ। ख्वाहिश ने जब ये सुना तो वो कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि रीना जी हमेशा से ही उसको ऐसे ही बुलाती थी। इसीलिए ख्वाहिश ने ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए रीना जी की तरफ देख धीरे से उनके पास आई। ख्वाहिश रीना जी के सामने जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं। रीना जी गुस्से से बोली, मेरे लिए पानी लेकर आ। ख्वाहिश वहीं पास में रखे टेबल पर से पानी का गिलास उठाकर रीना जी को पकड़ ढहाने लगी। रीना जी पानी ले रही थीं कि अचानक ही उनके हाथों से गिलास छूटकर नीचे गिरा और गिलास कांच का होने के कारण फर्श पर गिरते ही टूट गया और उसके कांच चारों तरफ बिखर गए। कांच के कुछ टुकड़े ख्वाहिश के पैरों के पास जा गिरे, जिससे ख्वाहिश के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। वहीं बैठी रीना जी और मायरा दोनों की ख्वाहिश को घूर रहे थे। रीना जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये क्या किया तूने? ढंग से पानी भी नहीं पकड़ सकती, बढ़ा दिया ना सारा काम। रीना जी की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर ख्वाहिश सहम गई और मियारा के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई। रीना जी ख्वाहिश इंसल्ट कर रही थी बार बार, और मायरा को यह देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। मम्मी जी डोंट वरी, मैं अभी सर्वेंट से बोल देती हूँ, साफ हो जाएगा। ख्वाहिश डरते हुए रीना जी से बोली। ख्वाहिश की ये बात सुनकर रीना जी गुस्से से बोली, सर्वेंट से क्यों? ये काम तूने किया है तो इसे साफ भी तू ही करेगी। जल्दी से अपने काम पर लग जा और फर्श पर जितने कांच बिखरे हुए हैं उन्हें तुरंत साफ कर। यह सुनकर ख्वाहिश डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कांच के टुकड़े उसके पैर में दस गए थे, ब्लीडिंग होने लगी थी। ख्वाहिश को यकीन नहीं हो रहा था कि रीना जी उससे ये सब कहेंगी। उसके आंखों से अब आंसू गिरने लगे थे। पहले ही कांच का टुकड़ा उसके पैर में चुभने के कारण उसे उसमें दर्द हो रहा था, और ऊपर से अब रीना जी की ये बातें किसी तीर की तरह चुभ रही थीं। वहीं बैठी मायारा तो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसे तो ये सब देख बड़ा मजा आ रहा था। वो फुल एंजॉय कर रही थी। रहने दीजिए ना आंटी जी, मैं कर देती हूँ। मायरा अच्छी बनते हुए बड़े ही प्यार से रीना जी से बोली। मायरा की बात सुनते ही रीना जी तुरंत बोल पढ़ी, तुम क्यों काम करोगी बेटा? जिसने गलती की है उसे ही सजा मिलनी चाहिए, और गलती इस लड़की की है, ना कि तुम्हारी। उनकी ये बात सुन मायरा चुप होकर सोफे पर बैठ गई। रीना जी एक बार फिर से ख्वाहिश को आर्डर देते हुए बोली, अब खड़ी खड़ी यहां मुंह क्या देख रही है? जल्दी से इसे साफ कर, वरना तू जानती है कि मैं